नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सकें उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। उनके सपने पूरा कैसे होंगे उसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं, आपको सजेशन देते हैं और दिखाते हैं सही रास्ता। तो अगर आप भी योर मनी में आना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया और फोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए तरीका, आप 7045220000 व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज दीजिए। yourmoney@nw18.com पर ईमेल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही #AskAwaz लिखकर अपना क्वेश्चन आप हमें भेज दीजिए। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पूनम जी से बातचीत करेंगे उससे पहले आज इंटरनेशनल फंड्स की बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स एक वो कैटेगरी है जो इन्वेस्टर्स के लिए नई भी है और थोड़ी पॉपुलर भी है। पॉपुलर इन द सेंस कि काफी इंटरेस्ट गेन कर रही है। लोग जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फंड लेना चाहिए या फिर नहीं। तो एग्जैक्टली ये कैटेगरी ऑफ फंड होती क्या है, क्या आपको सूट करते हैं या फिर नहीं, या कितने टाइम होराइजन के लिए आप इन फंड्स को देख सकते हैं, ये सारी बारीकियां समझाने के लिए पूनम जी के पास चलते हैं। तो पूनम जी बताइए इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। दीपाली, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इंटरनेशनल फंड्स, उसी तरीके से ये जो फंड्स है ये इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो जो इंटरनेशनल जो डेफिनेशन हो, आप बाय रीजन, बाय ज्योग्राफिकल दिस थिंग, उसका होराइजन, या फिर आप एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को यानी पर्टिकुलर सेक्टर को समझ के आप इंटरनेशनल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के दिन वर्ल्ड वाइड एप्पल, गूगल, देन अल्फाबेट और अमेजॉन, ये सभी को ये कंपनियों के बारे में मालूम है और सभी चाहते हैं कि इन कंपनियों में निवेश करें। अब इनमें निवेश करने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे हम इंडियन कंपनीज में निवेश करने के लिए यहाँ के स्टॉक मार्केट के थ्रू हम स्टॉक्स लेते और बेचते हैं, यहाँ के म्यूचुअल फंड के थ्रू हम यूनिट्स खरीदते हैं, वैसे ही हमें फॉरेन एक्सचेंज पे जाके ये कंपनीज के शेयर्स लेने होंगे। तो ये सब फैसिलिटेट करने के लिए सेबी ने ऐसी गाइडलाइन दी है और इस तरीके का इंतजाम किया है कि निवेशक हमारे यहाँ से ही, इंडिया से बैठे ही, इंडियन केवाईसी से, इंडियन एक्सचेंज मतलब जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां लॉन्च हुई वहीं से अपन जो इंटरनेशनल कंपनीज में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल फंड और एक ऐसा कदम है जिसके थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा बेहतर डिवर्सिफाई कर सकते हैं अदर देन द इंडियन कंपनीज। यानी हम इंडियन कंपनीज में डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की बात करते हैं, और आगे बढ़े तो हम इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए दीपाली, बिकॉज मार्केट साइक्लिकल हैं वर्ल्ड वाइड, जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से बाकी जगह भी अपना एक्सपोजर हो और हम उसका फायदा उठा सके। तो ऐसा अपने पोर्टफोलियो में हमें इंतजाम जरूर करना चाहिए। मगर ये जो इंटरनेशनल फंड्स में कितना निवेश करें ये सवाल है, तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा हमें समझना होगा कि फिलहाल जो मार्केट कंडीशन है, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जिस तरह इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, तो इंटरनेशनल फंड्स में आप ज्यादा से ज्यादा 10 to 15% निवेश करें। और बाकी हमें लग रहा है कि आगे 10 साल में इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स है वही आपको बेहतर रिटर्न दे पाएंगे। तो जो भी आपका मोटिव है उसे आप समझते हुए इंटरनेशनल कंपनीज का एक्सपोजर लेने के लिए वो जोखिम समझते हुए उसमें आप अपना निवेश करें। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स फ्लोटेड हैं इंडियन मार्केट्स में जिसमें आप पूरा का पूरा स्कीम का पैसा इंटरनेशनल फंड्स में निवेश में जाता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है, या अभी मिराय का जो प्लान आया था नया, उसमें आप टोटली 100% आपका पैसा इंटरनेशनल फंड में जाता है। और वहीं आपको चॉइस है कि कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसमें पूरा पैसा इंटरनेशनल मार्केट में ना जाके उसमें एक बाइफर्केशन है, कुछ डोमेस्टिक मार्केट्स में जाता है और कुछ इंटरनेशनल में जाता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो की जरूरत समझते हुए आप फंड चुन सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स का जरूर फायदा अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं एज अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोजर।
तो तमाम बातें आपको बता दी हैं पूनम जी ने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं और क्या आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस हमें इंटरनेशनल फंड से जुड़े हुए भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेरीज ले लेते हैं। यदुवेंद्र शुक्ला है हमारे साथ जौनपुर से। यदुवेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। यस मैम, यादवेंद्र। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैं कुछ 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हूँ। प्लानिंग है हमारा 2 करोड़ हमारा टारगेट है। हेलो। ओके, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास 7,000 के आसपास की आपके SIPs चल रही हैं और आपने 7 ही फंड्स चुने हुए हैं इस 7,000 के लिए। कब से आप कर रहे हैं ये SIPs? है SIP हमारा शुरू हुआ लगभग 3 ईयर पहले से हुआ। 3 ईयर। ओके, 3 ईयर 3 साल हो चुके हैं। तो पूनम जी 7,000 रुपए महीना के लिए 7 फंड्स क्या सही है? क्योंकि काफी सारे फंड्स हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से। तो बाकी इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है। फंड्स में कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या? और जैसे इन्होंने मेंशन किया 20 साल में 2 करोड़ का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बताइए। सबसे पहले दीपाली, जो इनका गोल है 2 करोड़ रुपए इन्हें 20 साल में चाहिए, ये अचीव करने के लिए इन्हें इनके जो करंट 2 लाख की एक्यूमुलेशन हुई है उसके साथ साथ 10,000 रुपए प्रति माह की निवेश शुरू करेंगे, तब ये अपने गोल पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये ग्रेजुअली भी अमाउंट बढ़ा लें। और अब रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि 7,000 रुपए के लिए 7 फंड थोड़े ज्यादा हैं। और जो एसेट एलोकेशन इसमें हो रहा है वेरियस स्कीम्स का, वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। जैसे आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप इज अ लार्ज कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी लार्ज कैप की एक कैटेगरी होती है, जो फ्लेक्सी कैप लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में निवेश कर सकता है। और हाल ही में जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें आप देखेंगे तो लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है। और जो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है उसमें भी लार्ज कैप है। और टाटा डिजिटल फंड जो एक थेमेटिक फंड है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप की है। और चूंकि इनका ये बहुत बड़ा है, होराइजन 20 इयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन, उसमें थोड़ा अग्रेसिव प्ले कर सकते हैं। तो इन्होंने स्मॉल कैप में मात्र 1,000 रुपए के SIP किए, उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि ये ज्यादा रिस्क मार्केट की उठाएं। जितना ज्यादा जोखिम उठाएंगे लॉन्ग टर्म में उतनी अच्छी एवरेजिंग और उतनी अच्छी कंपाउंडिंग बैठेगी। तो एक मेरी यही सजेशन होगी कि आप लार्ज कैप में ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा निवेश बढ़ाएं और हो सके तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और कंसोलिडेट करिए। कुछ नेम सजेस्ट करिए मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में इनके लिए। ऑलरेडी जो इनके मिड कैप कैटेगरी में निवेश है L&T मिड कैप में बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोटक इमर्जिंग फंड ले सकते हैं या क्वांट मिड कैप का फंड ले सकते हैं। और स्मॉल कैप में निप्पॉन स्मॉल कैप जो ऑलरेडी इनका निवेश चल रहा है वो बेहतर, एक बहुत ही अच्छा कैटेगरी है इस स्मॉल कैप में, उसी में अपना निवेश बढ़ा देंगे। क्योंकि हमें और ज्यादा फंड्स इनके पोर्टफोलियो में नहीं बढ़ाने चाहिए, इसलिए इसी में अगर ये अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, चलिए ये सलाह आपके लिए दी गई है। आप थोड़ी सी रकम बढ़ाइए, 7,000 से सीधे 10,000 कीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाइए, आपका गोल हासिल हो जाएगा। अभिषेक हैं कोची से। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाय दीपाली, माय नेम इज अभिषेक करनानी। तो मेरे 7 फंड है, मैं उसमें 20,000 रुपये पर मतलब फंड में SIP कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है 22 ईयर्स में 20 करोड़। तो कैन आप मेरे फंड रिव्यू कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उससे ये क्या लक्ष्य हासिल हो सकता है? ठीक है, तो आप जो ये SIPs कर रहे हैं ये आपके सब पर मंथ हैं क्या? क्योंकि 20,000 ईच आप कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आपके पास 7 फंड्स हैं। पर मंथ है, 1,40,000 टोटल SIP जाती है। और कब से कर रहे हैं आप ये SIPs? ये SIP तो मैं अभी ये सब लेटेस्ट फंड है, मतलब क्या नाम है, 1 साल से कर रहा हूँ। बट ऑलरेडी मेरे अदर फंड्स में SIP का कॉर्पस 50 लाख रुपीस का हो चुका है। अच्छा, तो अभी इनका पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 50 लाख के आसपास की है पूनम जी। करंट में जो पोर्टफोलियो है वो क्विकली मेंशन कर देती हूँ। ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी मिड कैप 150 फंड है,
कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम, यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150, एक्सिस मल्टी कैप, एक्सिस ग्रोथ, कोटक मल्टी कैप। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप की एब्सेंस है इनके पोर्टफोलियो में। इंडेक्स फंड काफी सारे हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप, तो और 1,40,000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या इनको बदलाव करने हैं? दूसरा ये कि 50 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, जो इनका गोल है वो 22 साल में 15 करोड़ का है। बताइए पूनम जी। 15 करोड़ 22 साल में अचीव करने के लिए इन्हें मात्र 75,000 रुपीज की निवेश की जरूरत है, और ये ऑलरेडी 1,40,000 की कर रहे हैं, तो इनका गोल एकदम अचीवेबल है। और जो भी इनका गोल है उसमें आप अगर इन्फ्लेशन का उतार चढ़ाव देखेंगे तो हो सकता है इनको 15 करोड़ की जगह ज्यादा भी जरूरत पड़ जाए। तो कंटिन्यू करें अपने 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट को, आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। साथ ही जो हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास, जैसे आपने सही मेंशन किया दीपाली, बहुत सारे पैसिव फंड्स हैं। जब हम निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम पैसिव इन्वेस्टमेंट मानते हैं, बिकॉज वो एक्टिवली मैनेज नहीं होता। जो भी निफ्टी में लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं उसी प्रोपोर्शन में निवेश किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इतने लंबे होराइजन के लिए एक्टिवली मैनेज फंड्स लेंगे तो इनको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। पर अगर फिर भी इनका झुकाव इंडेक्स फंड्स की तरफ है तो ये यूटीआई मिड कैप 150 क्वालिटी 50 फंड को रखें और एक्टिवली मैनेज फंड्स में निवेश करें। इनके पूरे पोर्टफोलियो में कहीं भी स्मॉल कैप नहीं है, तो मुझे लगता है वो कोटक निफ्टी 50 को बंद करके ये एक कोटक का ही स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप में अपने निवेश को शिफ्ट करें। और जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड इन्होंने लिया है उसमें इंटरनेशनल, जो हम आज का टॉपिक है हम बात करें तो उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है टू द एक्सटेंट ऑफ 20 to 25%, तो उससे चालू रखें ताकि इनका पोर्टफोलियो और बेहतर डाइवर्सिफाई हो रहा है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इनका जो आइडियल पोर्टफोलियो का डिजाइन होना चाहिए वो प्योर मिड कैप, प्योर लार्ज कैप, प्योर स्मॉल कैप्स में हो तो बेहतर एवरेजिंग बनेगी। जैसे आईसीआईसीआई ब्लू चिप क्वांट मिड कैप फंड जो अपनी कैटेगरी का बेहतर फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें भी इंटरनेशनल फंड इंक्लूडेड है। और यूटीआई का मिड कैप निफ्टी 50 रखें चालू और कोटक या एसबीआई का स्मॉल कैप ले लें। इतने फंड्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन्हें पूरे ओवरऑल मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन मिले। ओके चलिए, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। काफी चेंजेस पूनम जी ने आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, वो आप जरूर फॉलो कीजिए। कोटक स्मॉल कैप आप ले सकते हैं कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह। और रही बात आपके गोल की, तो आप आसानी से इस इन्वेस्टमेंट से अपना गोल हासिल कर लेंगे। 75,000 की एसआईपी भी काफी होगी और इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं तो भी आपको 22 करोड़ प्लस रिटर्न मिल जाएगा। विपुल है हमारे साथ अब मध्य प्रदेश से। विपुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, एक्चुअली मेरा जो पोर्टफोलियो है वो यूटीआई म्यूचुअल फंड में है जो कि फ्लेक्सी कैप फंड में है। 8,500 अभी पर मंथ इससे जा रहा है ऑलरेडी। लास्ट 14 मंथ से मैं इसे कर रहा हूँ। 1,35,000 है। बीच बीच में मैं इसमें 5-10,000 जो भी मेरे पास अमाउंट होता है मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता हूँ उसी में। बट मैंने अभी तक जैसा डाइवर्सिफाई नहीं किया है। मेरा सिर्फ सारा इन्वेस्टमेंट सिंगल फ्लेक्सी कैप में ही है यूटीआई। टारगेट है मेरा 50 लाख का 10 ईयर्स में। ओके, तो आप अभी सिर्फ एक ही फंड में डाल रहे हैं पिछले 14 महीने से, वह यूटीआई का फ्लेक्सी कैप 8,500 रुपए। आपको 10 साल में 50 लाख चाहिए। पूछ लेते हैं पूनम जी, क्या सजेशन इनके लिए? ये बहुत ही एक टिपिकल सिचुएशन है जहाँ पे एक निवेशक सिर्फ एक ही फंड में निवेश कर रहे हैं विद फुल कन्विक्शन। वो उनके पास लमसम भी होता है तो वो इसी फंड में निवेश करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, जब आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चुनना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें सभी तरीके के फंड्स हैं। आपको अलग अलग फंड्स कैटेगरी चुनने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है उसमें भी अगर आपने 2 फंड लिए होते या लिए आगे चल के तो बेहतर होगा, चाहे वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप बारीकी से देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी फंड मैनेजर अपनी रिसर्च और अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार एक्सपोजर लेता है डिफरेंट कैटेगरीज में। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पे फंड मैनेजर को ये पूरी छूट है कि वो
मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना अपना निवेश रखे। ही कैन गो अप टू 100% इन लार्ज कैप और 100% इन मिड कैप और स्मॉल कैप, उसको इतनी छूट है। तो जिस तरीके से मार्केट की चाल होती है, मार्केट के उतार चढ़ाव को वो देखते हुए, एनालाइज करते हुए वो कॉल लेते हैं। अब जैसे यूटीआई फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे तो आज के दिन इन द करंट सिनेरियो उनके पास लार्ज कैप एक्सपोजर 45% है, मिड कैप 25% है और स्मॉल कैप में 10% वो लोग एक्सपोजर लिए हुए हैं। जबकि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो लार्ज कैप में 60% है, मिड कैप में महज 3 to 4% है और स्मॉल कैप में 8% और साथ ही फॉरेन होल्डिंग में उनके पास 17% है। और वही क्वांट फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो उसके अंदर लार्ज कैप 75% का है। सो हर फंड का जो पोर्टफोलियो है वो अलग होता है, तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए। फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज और एनालिसिस का उसमें हमें एक्सपोजर लेते हुए उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चुनते हो, विच आई अग्री टू, क्योंकि आपको अलग अलग कैटेगरीज में अपना निवेश करने की जरूरत नहीं, एक ही से आपको सभी बेनिफिट मिलते हैं और फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसमें चर्निंग भी करते हैं, विच इज अ वेरी गुड बेट फॉर इन्वेस्टर। तो आप, मुझे लगता है एक और फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और आगे बढ़े। और जहां तक बात है 10 साल में 50 लाख कमाने की, तो मुझे लगता है आपको निवेश थोड़ा बढ़ाना होगा। इस अमाउंट से आपको अपने टारगेट में पहुंचने के लिए 14 से 15 साल लग सकते हैं। अगर आप 18 से 20 हजार रुपए के SIP करेंगे तो आप 1 साल में 50 लाख रुपए आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। विकास त्यागी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। विकास, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैडम, मैं 2000 रुपए 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, PGIM मीडिया मिड कैप फंड प्लस मेरा एसेट ब्लू चिप। 10 इयर्स में मेरा को 1 करोड़ का चाहिए था कॉर्पस, जिसमें 15 लाख मेरे EPFO प्लस पोस्ट ऑफिस को लेके हो गए हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू है। हाँ जी, तो ये फंड सही है क्या? ठीक है, और तो ये आपकी ट्रेडिशनल और बताइए 10,000 आपका PO स्कीम में जा रहा है ना, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में। हाँ जी, तो अभी आप 8,000 के SIP कर रहे हैं, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे और इंक्रीज करने का भी प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? मैम 5,000 का। 5,000 का, ठीक है। तो पूनम जी, अभी ट्रेडिशनल प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर 15 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। ये 10 साल में 1.5 करोड़ कमाना चाहते हैं। फिलहाल 4 फंड्स में SIP चल रही है, नाम इन्होंने मेंशन किए, स्क्रीन पर भी हैं। 5,000 और ऐड करना चाहते हैं, बताइए इनके लिए सजेशंस। सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करें दीपाली, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक थीमेटिक फंड है फाइनेंशियल सर्विसेज का। ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है। एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में अगेन लार्ज एंड मिड कैप्स होते हैं और PGIM में मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो ये मिड कैप कैटेगरी का है। तो इनके पोर्टफोलियो में अगर थोड़ा सा चेंजेस करके, यानी जो एडिशनल 5,000 करना चाहते हैं, वो एक स्मॉल कैप फंड और साथ ही एक फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, या मिड कैप को और बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, 10 साल के होराइजन में अच्छे बेहतर रिटर्न कमा पाए। अब रही बात इनके गोल की, ये 1.5 करोड़ रुपए 10 साल में कमाना चाहते हैं। तो अगर हम इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ध्यान रखें, सबसे पहले तो इनका एसेट एलोकेशन जो देखेंगे, 8,000 रुपए इक्विटी में जा रहे हैं और 10,000 रुपए प्रति माह पोस्ट ऑफिस की RD में डाल रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो ज्यादा इसकी तरफ है, डेट की तरफ है, यानी 50% से ज्यादा, अराउंड 60% ये डेट में कर रहे हैं और 40% इनका इक्विटी में जा रहा है। तो इससे ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं। अगर ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप पोस्ट ऑफिस की RD को थोड़ा कम कर दें और म्यूचुअल फंड में थोड़ा बढ़ाएंगे, तो आपका जो टाइम होराइजन है उसमें आप आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जो 10,000 की आप RD में निवेश कर रहे हैं 8.2% से, वो आपको 10 साल के बाद सिर्फ 18,50,000 के आसपास देगा। और साथ ही जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उससे आपको अराउंड 40 to 45 लाख बन सकते हैं।
मगर जो बाकी का 1 करोड़ बचेगा उसके लिए जो आप म्यूचुअल फंड के SIP का रूट लिए हैं उसमें आपको निवेश बढ़ाना होगा। आपकी जो ऑनगोइंग SIP है 8,08,000 की, उसमें आप 16 से 17 साल में अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको आपका जो SIP का अमाउंट है वो बढ़ा के उसको डबल करना होगा कम से कम, तो ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सके। नहीं तो आप धीरे धीरे उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और थोड़े चेंजेस करें अपने को। ठीक है, एक सवाल और लेंगे, ईमेल के थ्रू हमें भेजा है सनी चड्ढा ने पंजाब से। 40 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 1.5 लाख से ज्यादा, 1,60,000, 20 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो फिलहाल ये 2 साल से कर रहे हैं और इनकी SIP 50,000 की चल रही है, बट काफी सारे फंड्स हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरी एसेट लार्ज कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, साथ ही SBI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा बुक इमर्जिंग इक्विटीज, मेरी एसेट इमर्जिंग इक्विटीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी और क्वांट का टैक्स सेवर। तो टू मच फंड्स है इनके पास। ऑलमोस्ट 6 फंड्स एक ब्रैकेट में है, एक बास्केट में है, और 5 फंड्स एक, यानी 11-12 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। ओवरलैपिंग काफी है इमर्जिंग, ब्लू चिप, स्मॉल कैप कैटेगरी की। बताइए पूनम जी, पोर्टफोलियो कैसा है इनका, क्या बदलाव करने हैं, प्लस 20 साल में 10 करोड़ का टारगेट? जो इनका टारगेट है 20 साल में 10 करोड़, उसे अचीव करने के लिए इन्हें अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड का रुख करना है तो इन्हें कम से कम 60 to 65,000 की SIP करनी पड़ेगी। ये फिलहाल 50,000 की कर रहे हैं, बट साथ ही साथ इनके डेट बहुत सारे एसेट्स हैं। जैसे PPF में ये 12,500 कर रहे हैं प्रति माह, SSI यानी सुकन्या समृद्धि प्लान में ये 25,000 रुपए कर रहे हैं, और NPS में भी इनका निवेश 2 लाख रुपए का साल का है। तो जो इनका भी, जो हमने पहले भी देखा, इनका जो एसेट एलोकेशन है उसका झुकाव डेट की तरफ ज्यादा है, पर मैं समझती हूँ इनकी जोखिम उठाने की क्षमता कम होगी, इसलिए उन्होंने ये किया होगा। इसलिए मौजूदा जो SIP 50,000 की, वो उसमें ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और जैसे आपने सही पॉइंट आउट किया दीपाली, इनके पास भी ओवरलैपिंग बहुत सारे फंड्स हैं, उसे कंसोलिडेट करना चाहिए और कैटेगरीज बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट इनके जो ओवरलैपिंग है उसको कम करते हुए। तो आइडियल पोर्टफोलियो मुझे लगता है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप रखें अपने स्कीम में, या क्वांट एक्टिव फंड भी रख सकते हैं उसकी जगह, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप कैटेगरी के लिए, मिराइल लार्ज कैप जो इनका ऑलरेडी चालू है उसमें कंटिन्यू रखें। ICICI वैल्यू डिस्कवरी एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है, उसमें निवेश चालू रखें। निपॉन स्मॉल कैप कैटेगरी में SBI फोकस फंड, और जो आपके टैक्स सेविंग के लिए अपने फंड चालू रखें। जो भी मुझे समझना था इनसे कि 5-5 हजार रुपए यानी 10,000 रुपए अगर ये निवेश कर रहे हैं और साथ ही PPF में भी निवेश कर रहे हैं, तो ये ELSS फंड्स क्यों कर रहे हैं ये भी जरा समझ लें। बिकॉज जो मैक्सिमम ATC की लिमिट है वो 1,50,000 रुपए हर इंडिविजुअल को मिलती है। तो अगर उसमें PPF भी इंक्लूडेड है और आपके इंश्योरेंस के जो आप प्रीमियम्स भरते हैं वो भी इंक्लूडेड है, बच्चों की स्कूल फीस भी इंक्लूडेड है, घर का जो लोन भरते हैं उसका भी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड है, और PPF भी इंक्लूडेड है, और ELSS फंड्स भी, सब कुछ मिला के 1,50,000 होना चाहिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है ELSS में ना करके ये दूसरा कोई ओपन एंडेड फंड ले सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस करके ये अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो पर दिए गए हैं, उसी के हिसाब से बना सकते हैं आप रणनीति। पूनम जी बहुत शुक्रिया आप शो में आए, आपने अपने व्यूज दिए, सभी क्वेरीज में हेल्प की व्यूअर्स की उनको बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। जाते जाते स्क्रीन पर आप 4-4 फंड्स देखेंगे, पूनम जी के टॉप 4 फंड्स हैं, ताकि अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, पूनम जी की चॉइसेस के साथ जाना चाहते हैं, तो इन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बनाइए। ICICI प्रू ब्लू चिप, क्वांट एक्टिव, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI स्मॉल कैप। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। नमस्कार।